तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम जिस कहानी का मनोवैज्ञानिक सच उजागर करने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं रुद्रपुरा गांव की, जहां डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है। आप लोग इसे सिर्फ एक भूतों की कहानी मत समझिएगा, बल्कि ये समझने का एक बहुत ही शानदार मौका है कि डर आखिर हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है। इस कहानी में जो खौफ के नियम हैं और जो इंसानी मनोविज्ञान छिपा है, उसे समझना लिटरली बहुत ही रोचक है। अब जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। रुद्रपुरा गांव में खौफ का एक फिक्स टाइम है। रात के ठीक 9 बजते ही गांव में एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। अचानक से ढोल और घंटियों की तेज आवाजें गूंजने लगती हैं, और ये कोई पूजा या उत्सव की आवाजें नहीं हैं, बल्कि ये साफ साफ खतरे का सायरन है। लोग अपनी दुकानें जल्दबाजी में बंद कर रहे हैं, बच्चे घरों की तरफ भाग रहे हैं, और लिटरली कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा गांव वीरान हो जाता है। 9 बजे के बाद गांव की गलियों में मौत का खेल शुरू होता है। ये एक ऐसा कलेक्टिव पैनिक है जो हमें दिखाता है कि जब खतरा समय से बंधा हो तो इंसान का बर्ताव कितना अनुशासित और डरा हुआ हो जाता है। अब सवाल आता है कि सबसे बचा कैसे जाए। तो इसके लिए ठाकुर विक्रम सिंह का सर्वाइवल प्रोटोकॉल बहुत ही सख्त है। पहला नियम, सारे दरवाजे बंद कर दो। दूसरा, खिड़कियां एकदम बंद। तीसरा, पर्दे लगा दो। और चौथा और सबसे क्रिटिकल नियम, बाहर से आने वाली आवाज़ों का जवाब कभी मत दो। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये उस अदृश्य दुश्मन से बचने की एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है। अगर एक भी दरवाज़ा या खिड़की खुली रह गई ना, तो मौत को अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रोटोकॉल साफ बताता है कि डर के इस माहौल में अनुशासन और नियम ही इंसान को जिंदा रख सकते हैं। अब एक बात सोचिए, दरवाजे और खिड़कियां बंद करना तो समझ में आता है, लॉजिकल है, लेकिन पर्दे क्यों? यहाँ पिता विक्रम सिंह का वो डायलॉग मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत ही पावरफुल है। कुछ चीजें दरवाजों से नहीं, नजरों से अंदर घुसती हैं। आरव को पर्दे इसलिए लगाने को कहा जाता है ताकि वो बाहर की चीजों को गलती से भी देख न सके। क्योंकि होता क्या है, एक बार अगर नजरें मिल गईं तो इंसान उनके छलावे में आसानी से आ सकता है। यह हमें बताता है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा फिजिकल नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल होता है। दृश्य से ही, यानी देखने से ही भ्रम की शुरुआत होती है। इस पूरी कहानी का टेंशन तब अपनी पीक पर पहुंचता है जब आरव एक ऐसी आवाज सुनता है जिसे इग्नोर करना लिटरली किसी के लिए भी नामुमकिन है। दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज आती है, बेटा मैं ही हूं, मुझे अंदर आने दो, मैं जिंदा हूं, बस रास्ता भटक गई थी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये आरव की मृत माँ की आवाज है, और वो हूबहू एक दर्दनाक पुकार की नकल कर रही है। ये कोई आम जंप स्केयर या डराने का तरीका नहीं है। यहाँ ये अदृश्य ताकतें सीधे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार कर रही हैं, उसका प्यार और उसकी भावनाएं। अब जरा सोचिए, उस वक्त आरव के दिमाग में कैसी भयानक जंग चल रही होगी। एक तरफ पिता की वो कड़वी और कठोर सच्चाई है कि वो मर चुकी है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही सुकून देने वाला इल्यूजन या भ्रम है कि वो जिंदा है और उसे मदद की जरूरत है। लॉजिक और इमोशन के बीच की ये जंग ही इस खतरे का सबसे बड़ा हथियार है। इन शैतानी ताकतों को बहुत अच्छे से पता है कि एक कठोर सच के मुकाबले एक झूठी लेकिन सुकून देने वाली उम्मीद इंसान को बहुत जल्दी तोड़ सकती है। और आरव, वो इसी प्यार के जाल में बुरी तरह उलझ रहा था। और फिर वही होता है जिसका डर था। भावनाओं में पूरी तरह बहकर आरव के कांपते हाथ आखिरकार दरवाजे की कुंडी खोल ही देते हैं। और उसके बाद जो होता है वो सच में सिहरन पैदा करने वाला है। दरवाजा खुलता है, लेकिन सामने कोई नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई माँ नहीं। और ठीक उसी पल पूरे घर की लाइट कट जाती है और घुप अंधेरा छा जाता है। मतलब वो चीज अंदर आ चुकी थी, लेकिन अब दिख नहीं रही थी। ये सीन इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान अपने डर या झूठी उम्मीदों के आगे घुटने टेक देता है, तो वो खुद अपने लिए अंधकार को इनवाइट करता है। और याद रखिए, अंधेरा कभी खाली नहीं होता। दरवाजा खोलकर अनजाने में ही सही, आरव ने उस सत्ता को घर के अंदर बुला लिया था। और यहीं से लागू होता है एक बहुत ही खौफनाक नियम, द साइलेंट एंट्री। उस घुप अंधेरे में जब आरव चीखने ही वाला था, तब एकदम से विक्रम सिंह ने आकर उसका मुंह दबा दिया। क्योंकि नियम ये है कि अगर आपने किसी अनजानी आवाज का जवाब दिया, तो वो सीधे मौत को न्योता देना है। ये ताकतें तब तक वापस नहीं जाती जब तक कोई उन्हें वोकल जवाब न दे दे। उस अंधेरे में अपनी मृत माँ की पुकार सुनकर भी पूरी तरह से शांत रहना, बस यही एक इकलौता तरीका था बचने का। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें 8 महीने पीछे जाना होगा।
सुबह के 4 बज रहे थे। विक्रम सिंह और उनकी पत्नी गांव की सीमा पर पहुंचते हैं। 4-5 पर उन्हें अचानक अंधेरे में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते 4:10 तक वो पुरानी जंग लगी बस के पास परछाइयों से घिर जाते हैं। विक्रम बस के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उस रोते हुए बच्चे को बचाने के लिए पीछे रह जाती है। इस फ्लैशबैक से हमें समझ आता है कि ये दुष्चक्र आखिर कैसे शुरू हुआ था और आरव की मां असल में कैसे गायब हुई थी। अगर आप इन आत्माओं या एंटिटीज के काम करने के तरीके को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इनकी चालें बहुत ही सिस्टमैटिक और चालाक हैं। ये सीधे हमला नहीं करती, ये अपनों की आवाज़ों की नकल करती हैं। ये मासूम बच्चों के रोने की आवाज़ का इस्तेमाल करके हमारी इंसानी हमदर्दी को वेपन की तरह यूज़ करती हैं। ये हमेशा अंधेरे में झुंड में हमला करती हैं और सुबह 4 बजे इनकी पावर पीक पर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्हें अपना शिकार करने के लिए हमेशा एक मौखिक जवाब या खुले दरवाजे की ज़रूरत होती है। मतलब ये तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक इंसान खुद इन्हें अंदर आने की परमिशन ना दे दे। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधकार है वहां रोशनी की किरण भी होती है। यहाँ वो डिफेंस मैकेनिज्म है, रुद्राक्ष की माला। ये वो कवच है जो रघु को उसी पुरानी बस में मिला था, और यही वो कारण था कि वो बुरी ताकतें उस रात विक्रम सिंह के पीछे बस के अंदर नहीं आ पाई थीं। अगर इस रुद्राक्ष को दरवाजे पर टांग दिया जाए तो ये एक अदृश्य बैरियर या दीवार बन जाता है जिसे ये एंटिटीज पार नहीं कर सकती। ये माला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इस बात का रिमाइंडर है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका एक तोड़ जरूर होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि उसे सही समय पर कैसे इस्तेमाल करना है। अब अगर हम पहली रात और इस आखिरी रात के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखें तो कहानी का सबसे अहम हिस्सा यहीं छिपा है। पहली रात को याद कीजिए, आरव के अंदर सिर्फ अंधा खौफ था, वो भ्रम का शिकार हो गया था और पूरी तरह से असुरक्षित था। लेकिन आखिरी रात की सिचुएशन एकदम अलग थी। अब आरव को सच्चाई पता थी, रुद्राक्ष की वजह से वो सुरक्षित था, और सबसे बड़ी बात, वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। ये हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि डर जब अज्ञानता या इग्नोरेंस के साथ जुड़ता है तो इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन जब आपके पास सच्चाई का ज्ञान हो तो बड़े से बड़े डर को हराया जा सकता है। और इस पूरी तैयारी का असली टेस्ट होता है क्लाइमैक्स में। जब वो सत्ता दोबारा लौट कर आती है तो दरवाज़ा खुला होने के बावजूद वो अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि इस बार दरवाजे पर रुद्राक्ष टंगा हुआ है। इस बार वो साफ साफ छटपटा रही है, और फिर बाहर खड़ी वो माँ बहुत ही मीठे तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, बाहर आओ बेटा, तुम बाहर आओ, मैं अंदर नहीं आ सकती। ये लिटरली उनकी एक आखिरी हताश कोशिश थी। ये सीन प्रूव करता है कि जब बुराई अपने नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाती तो वो और भी ज्यादा लुभावने और मीठे रूप में सामने आती है, ताकि इंसान खुद ही अपने सेफ्टी जोन से बाहर आ जाए। लेकिन इस बार आरव एक बहुत ही डिसाइडिंग बात कहता है। वो कहता है, तुम मेरी मां नहीं हो। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक रियलाइजेशन था, एक बोध था। और जैसे ही आरव इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके जोर से बोलता है, उस सत्ता की सारी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है, उसका सारा छरावा टूट जाता है। कुछ ही सेकंड के सन्नाटे के बाद वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने असली भयानक रूप में बदल जाता है और हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो जाता है। सच जानने के बाद डर अचानक से गायब नहीं होता, बल्कि आपकी समझ बढ़ जाती है। किसी भी भ्रम को तोड़ने के लिए सच्चाई का डटकर सामना करना ही सबसे कारगर उपाय है। तो रुद्रपुरा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक डरावना किस्सा भर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर है। ये कहानी जाते जाते हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देती है। क्या असली डर सच में बाहर होता है, या ये तब शुरू होता है जब हम खुद उसे अपने घर और अपने दिमाग के अंदर आने की परमिशन दे देते हैं? जरा सोच कर देखिए, हमारी लाइफ के सबसे बड़े खतरे भी अक्सर हमें तभी नुकसान पहुंचा पाते हैं जब हम खुद उन्हें ऐसा करने देते हैं। हमारी अपनी भावनाएं, हमारी कमजोरियां या अज्ञानता के कारण खुले हुए दरवाजे ही असल में हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं।